Hello kids, how are you? This is Rajesh Pandey here, and we are here to discuss, not to discuss, I'll be explaining you History Chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. So, as you can see the heading, Tracing Changes Through 1,000 Years. In class 7th, basically we all should know history is divided into three parts. In class 6, we study ancient history. In class 7th, we study medieval history. And in class 8th, we will study modern history. Modern history means after 12th century. So now we are going to study from 6th century to 12th century time period history of India and Europe, if anything is there in our textbook and world. So the heading of the lesson is ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years, यानी हम जो परिवर्तन हुए हैं विगत हजारों सालों में उसमें जो चेंजेस हुए हैं उनको हम खोजेंगे, ढूंढेंगे, पाएंगे. वी आर गोइंग टू ट्रैक. इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग? जब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मीन्स संदर्भ, विषयों का संदर्भ समय के साथ बदलता है और इस टाइम पीरियड के बीच में उन विषयों के साथ साथ उन शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं, भाव बदलते हैं, समय काल के अनुरूप अनुवाद बदलते हैं, किस रूप से अनुवादक ने उसको चेंज किया है, जिसने ट्रांसलेटर ने, थिंग्स चेंज, और उसके अर्थ भी बदलते हैं. 100% नहीं तो कुछ कुछ, और कुछ चीज़ें संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अर्थ का अनर्थ भी होता है. दैट इज़ व्हाट अबाउट नोइंग. बहुत से लोग सही इतिहास गलत इतिहास का डिबेट करते हैं, इसी वजह से होता है कि किस संदर्भ में और किस रूप में उस भाषा और उन शब्दों का यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. जो ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, रिकॉर्ड्स मीन्स दस्तावेज, कागज में लिखे हुए वो सब चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट हैं, आज भी उपलब्ध हैं, इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, भिन्न भिन्न भाषाओं में, विच हैव चेंज कंसिडरेबली, जो कि बहुत ही ठीक ठाक मात्रा में, बहुत बृहद रूप से जिसमें परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुए हैं सालों साल में. मेडिवल पर्शिया फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शिया. जो मध्यकाल का पर्शिया था वो आज के आधुनिक पर्शिया से एकदम डिफरेंट है. द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. ये जो फ़र्क आया है, जो डिफरेंस आया है, अंतर है, वो सिर्फ व्याकरण के संदर्भ से नहीं है. रिगार्डिंग टू ग्रामर, व्याकरण के संदर्भ और वोकेबुलरी, शब्दकोश के ही संदर्भ में नहीं है. द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, शब्दों के अर्थ भी समय के साथ बदले हैं. वर्ड्स हैव ऑल्सो ओवर टाइम. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो टर्म्स हैं, वो क्या हुई हैं वो अब देखते हैं. क्या है जो पुरानी और नई टर्मिनोलॉजीज हैं. एज यू हैव सीन, मीनिंग ऑफ वर्ड्स चेंज ओवर टाइम. टर्म हिंदुस्तान इज़ नोन एज इंडिया. जो हिंदुस्तान शब्द होता था वो अब इंडिया बन गया है. भारत था, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष, फिर हिंदुस्तान, और फिर आज की तारीख में इंडिया बोला जा रहा है. तो कितने शब्दों का बदलाव हुआ है इस भूखंड के बारे में, जिसको पहले जम्मू द्वीप बोलते थे, फिर इसको आर्यव्रत बोला गया, फिर इसको भारत बोला गया, फिर इसको मध्यकालीन भारत में आते आते मध्यकालीन युग में ये हिंदुस्तान हो गया, और आज आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, हमारा जम्मू द्वीप, आर्यव्रत, भारत खंड, हिंदुस्तान को इंडिया बोला जाता है. द मॉडर्न नेशन स्टेट टुडे, ये खुद में एक आधुनिक देश है, स्वतंत्र स्वयंभू राज्य है. मॉडर्न नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य है.
The term was first used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj. Hindustan, although Hindustan, Hindu, these words have इनका टेक्स्ट और रिकॉर्ड्स जो है उपनिषदों में मिलता है, बट इसको पश्चिम में इस जो शब्द हिंदुस्तान इसको वेस्टर्न में ले जाके प्रचारित किया मिन्हाज-ए-सिराज ने। वो पहला ऐसा आदमी था जो भारत आया था और यहाँ के बारे में सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, चीज़ों को देख के गया और इसने पश्चिम में जाके मध्य एशिया में, जिसको आज आप फारस बोलते हैं, पर्शिया बोलते हैं, सऊदीया बोलते हैं, उस एरिए में, अरबी में, अरब में इन्होंने कौन है मिराज-ए-सिराज, ये कौन थे? हु वॉज ही? अ क्रॉनिकल हु रोट, क्रॉनिकलर हु रोट, क्रॉनिकल उसको बोलते हैं कि जो युग, परिवर्तन, समय, आवेश के बारे में चीज़ों को लिखता है क्रमबद्ध तरीके से लिखने वाले को क्या बोलते हैं? क्रॉनिकलर। हु रोट इन पर्शियन एंड कंटेन्स द एरिया ऑफ पंजाब, जिसने पर्शियन में लिखा था और वो वर्तमान समय का जो कुछ पश्चिमी भाग है जो ईरान, इराक से लगा हुआ उस एरिए से था। एंड कंटेन्स द एरिया हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। इसमें उन्होंने जब ये इसको लिखा हिंदुस्तान के नाम से, तो उन्होंने कौन से एरिए को इसमें इंगित किया था? उनके हिसाब से उनका कॉन्टेक्स्ट जो था हिंदुस्तान का, वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा, गंगा, जमुना, इनके बीच के एरिए को लेके उन्होंने हिंदुस्तान लिखा था। The term was used in a political sense for land that were a part of the dominions of Delhi Sultanate. इसके बारे में इसको एक राजनीतिक उद्देश्य से इसको लिखा गया था जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में आते थे। Areas included in the term shifted with the extent of the Sultanate. और चूँकि ये भाई हिंदुस्तान को इसी एरिया, अफ़गानिस्तान, जो आज का वर्तमान में अफ़गानिस्तान, पंजाब जिसको बोलते हैं, ये अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान का एरिया, सिंध, यूपी, उत्तर प्रदेश और गंगा जमुना का बीच का एरिया, हरियाणा, इन क्षेत्रों में राजस्थान, इधर तक में दिल्ली सल्तनत जो थी वो फैली थी, तो इसको उन्होंने हिंदुस्तान टर्म लिखा। एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट इट नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। हिंदुस्तान को जो अरबी लेखक थे, इन्होंने कभी भी ऑल्दो जब नक्शा बना, चूँकि वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता ही नहीं था, तो उन्होंने दक्षिण भारत को इसके रूप में इंक्लूड नहीं किया। इन अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। 16वीं शताब्दी में आते आते बाबर ने हिंदुस्तान जो शब्द यूज़ किया वो भूखंड को व्याख्या करने के लिए किया। द फ्लोरा, द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बाबर के काल से इस एरिए को हिंदुस्तान, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, परंपराओं के हिसाब से उसका यूज़ किया गया, यहाँ की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। बिकॉज जो फाउना है, फाउना मीन्स वनस्पति, जानवर, यहाँ के कल्चर, यहाँ के इनहेबिटेंट्स मतलब यहाँ के निवासी, मूल निवासी, रहने वाले ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे बहुत गौर करने की चीज़ है, बाबर के काल में जो हिंदुस्तान का क्षेत्र था, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट के रूप में उन्होंने अपने इतिहासकारों के साथ और अपने किताबों में लिखा। सेम एज नाउ 14th century poet अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद even if the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings associated with it today. जब अमीर खुसरो ने हिंद का नाम प्रयोग किया और इवन इफ़ द आइडिया ऑफ अ जोग्राफी, उन्होंने हिंद का नाम यूज़ किया जबकि उस समय इंडिया एग्जिस्ट हो रहा था, इंडिया का नाम आने लग गया था। द टर्म हिंदुस्तान डिड, अब इस वक्त हिंदुस्तान शब्द जो था वो राजनैतिक और राष्ट्र के हिसाब से नहीं यूज़ किया जा रहा था जैसा आज यूज़ किया जाता है। अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, परदेशी जिसको बोलते हैं हम लोग ना गांव में,
A simple term like foreigner is used today to mean someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persia, Ajnabi. A city dweller might regard a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village are not foreigners to each other, even if they have different religious or caste background. जैसे शब्द फॉरेनर आज के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेनर मतलब जो भारत के बाहर का विदेशी, जो इस देश का नहीं है, जबकि हमारे पुराने समय में भारत में शब्द फॉरेनर जिसका जो यूज़ करते थे, हमारे यहाँ पे इंग्लिश वर्ड फॉरेनर है, हिंदी वर्ड परदेसी या विदेशी। तो विदेशी या परदेशी उसको बोलते थे जो आपके गांव का नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, जो सन इन लॉज आते थे, ब्रदर इन लॉज आते थे, यानी जीजा और दामाद, इनको भी परदेसी ही कहते थे, बिकॉज दे वर नॉट फ्रॉम देयर विलेज। उनके समाज, उनके कल्चर, उनके गांव, उनके मूल निवास के वो लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज का ना हो, जो उनके गांव का ना हो, वो परदेशी होता था। और इसको पर्शिया में अजनबी बोलते थे। ठीक है। अ सिटी ड्वेलर माइट रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब एक शहर में रहने वाला, एनीबडी हु इज़ लिविंग इन सिटी, जो शहर में रह रहा है, वो जंगल से आने वाले को भी फॉरेनर बोल देता था, परदेसी बोलता था। इवन रिलेटिव्स को परदेसी बोलते थे। सो द वर्ड इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के संदर्भ में, एंड इन द मेडिवल टाइम पीरियड कॉन्टेक्स्ट, द वर्ड परदेसी हैज डिफरेंट मीनिंग। हालांकि वो भारत के ही रहने वाले थे, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्रतापगढ़ शहर के रहने वाले हो, आवास विकास कॉलोनी के, और कोई आ रहा है प्रतापगढ़ सिटी से आवास विकास कॉलोनी में या सेनानी नगर में, हमारे कॉलोनी में, हमारे गांव में, XYZ जो भी नाम है, तो जो सिटी से आ रहा है उसको परदेसी बोलेंगे, फॉरेनर बोलते थे। बट टुडे ये तो एक कंट्रीमैन है। टुडे द डेफिनेशन और द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरेनर हैज़ इंटायरली चेंज। इसमें पूरा देश, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से लेके गुजरात, रन ऑफ कच्छ, सुंदरबन डेल्टा से लेके रन ऑफ कच्छ तक, ये सब वन कंट्री मैन है। नो मैटर, एक दूसरे को जान भी नहीं रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द मीनिंग्स हैव चेंज्ड इन टाइम पीरियड। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदले हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब आ जाइए, इतिहासकार और उनके सोर्स क्या थे। जो इतिहासकार थे उनके सोर्सेस क्या थे, किस चीज़ के सोर्सेस थे? सोर्सेस अबाउट द पास्ट बेस्ड ऑन देयर पीरियड ऑफ स्टडी एंड नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये इतिहासकारों ने उस समय की पीरियड के और उधर के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे, जैसे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचर रिकॉर्ड्स, those provided the information. The number and variety of textual records, textual मतलब text, किताब, लिखित records, increased dramatically during this period. इस समय काल में during medieval period and modern era अचानक में टेक्स्ट के रिकॉर्ड्स बढ़ गए भाई, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, पेपर आ गया, प्रिंटिंग होने लग गया, टाइपिंग हो गया, होने लगा, फोटोकॉपी होने लगा, तो ये बढ़ गए। इट इज़ यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस। अब ये जो लिखित दस्तावेज बनने लगे, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए हो गए। राजा के जो रूलर्स थे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, मतलब एक राजा से उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका पतन का कारण, उनका राज्य से अभिषेक कब पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या युद्ध किया, क्या क्या इमारत बनवाई, क्या क्या कार्यक्रम किए। दीज वर थिंग्स हैव बीन स्टार्टेड टू बी रिटन। ये लिखित फॉर्म में आने लगे। मंदिरों के मंत्रों को लिखने जाने लगा, कुरान लिखी जाने लगी, बाइबल लिखी जाने लगी, और उनकी कॉपीज़ बनने लगी। ओके, manuscripts collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples, and placed in libraries and archives provide a lot of detailed information of historians.
बट आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। बहुत सारी जगहों पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, बड़े बड़े अमीर हाथ से लिखी हुई, ताम्रपत्र पे, बेलपत्र पे, दिस अलग अलग तरीके से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन वो बहुत इजीली एसेसिबल नहीं है। उनमें से जो टेक्स्ट और एक्सट्रैक्ट्स मिल जाते हैं उसी से काम चलाया जाता है। नो प्रिंटिंग प्रेस, difficult to use. No printing press, so scribes had a copy the manuscript by hand and they may slight changes while doing so. जो आज प्रिंटिंग होती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट की यथावत जैसी की तैसी नहीं उतार पा रहे हैं। वो उसको प्रिंटिंग करते वक्त, टाइप करते वक्त कुछ ना कुछ एरर हो जा रहा है या मिस्टेक हो जा रही है, या कई बार अपने कंफर्ट के हिसाब से भी उसमें वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं। These changes over the centuries grew, thus making manuscripts of the same text different from each other. इसीलिए बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में चेंजेस आपको देखते हैं। ये सदियों सदियों से होते होते एक आदमी से दूसरे आदमी ने दूसरे रिकॉर्ड बनाए तो उसमें चेंजेस आते गए और बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों में फ़र्क आ गया। Hence, to find the manuscript by the original author became difficult and have to depend on copies by scribes. इसीलिए जो ओरिजिनल ऑथर की मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हस्तलेख मिलना मुश्किल हो गए। तो जो स्क्राइब्स, जो उसके अनुवाद थे, जो उनका ट्रांसलेशन था, जो उनके प्रतिलिपियाँ बनी थी, उनकी कॉपीज़ जो बनी थी, उसका सहारा लेके इतिहासकारों को आगे बढ़ना पड़ा। सो टू कॉम्प्रहेंड द फुल इंफॉर्मेशन वी हैव टू रीड वेरिड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट टू नो व्हाट वाज ओरिजिनली रिटन। इसीलिए कोई भी ऐतिहासिक तथ्य को, सत्य को जानने के लिए बहुत अलग अलग ऑथर्स को, डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कम टू अ राइट कंक्लूजन। अलग अलग ऑथर्स के बुक में कुछ कुछ इंसिडेंट्स और कुछ कुछ चीज़ें गलत अलग अलग लिखी हुई हैं। जब हम उस समय काल पीरियड के 5 ऑथर को पढ़ेंगे तो 5 ऑथर में 3 ऑथर की, 2 ऑथर की अगर 80-90% चीज़ें मिलेंगी तो जो चीज़ें मिलेंगी और जो ज़्यादा लोगों में मिलेंगी वो ऑथेंटिक हैं। Authors also revised their chronicles at various times. 14th century chronicles, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. But historians did not know about the existence of the first version until 1960, as it remained lost in large library collections. अब यहाँ एक गौर करने वाली बात है। वन ऑफ द हिस्टोरियंस ऑफ द मिडल ईस्ट, ज़ियाउद्दीन बरानी, ही रोट 2 क्रॉनिकल्स। पहले उन्होंने एक लिखा था और फिर 1356 में दूसरा लिखा। हालांकि उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क था दोनों में। भाई खुद ही लिखने में भी 2 साल बाद, 3 साल बाद तथ्यों को और चीज़ों को लिखने में कुछ ना कुछ बात में फ़र्क आ गया था। ये कैसे पता चला? वो क्योंकि गुम हो गई थी उनकी पहली वर्जन, फर्स्ट वर्जन वाज लॉस्ट। और जब 1960 में फर्स्ट वर्जन मिला तो पीपल सॉ दैट देयर वर डिफरेंसेस इन बोथ क्रॉनिकल्स। दोनों क्रॉनिकल्स में लिखित दस्तावेजों में बहुत सारे इंसिडेंट्स में उन्हीं के लिखे हुए इंसिडेंट्स में, उन्हीं के क्रॉनिकल्स में डिफरेंस थे। तो इससे हिस्टोरियंस मेड अ पॉइंट कि इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एन इवेंट ऑफ एन हिस्टोरिकल एरा, इवन वी ऑल्सो, हम लोगों को भी अलग अलग किताबों को पढ़ना चाहिए, खोजना चाहिए, जानना चाहिए। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स स्पैनिंग 700 एंड 1750 इज़ अ चैलेंज। अब आप जब 1000 साल के इतिहास को पढ़ रहे हैं जो कि 700 से 1750 का है, 1750 तक के इतिहास को पढ़ रहे हैं और उसके बारे में टू नो एग्जैक्टली राइट थिंग्स बहुत मुश्किल है। द स्केल्स एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड आर ह्यूज। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, लाइक द पर्शियन व्हील इज इन एरिगेशन। ऑल्दो पर्शियन द व्हील वॉज नॉट इन्वेंटेड इन पर्शिया, उससे पहले भी रथ चलते थे, घोड़े चलते थे, बट कुएं से पानी निकालने का है इंडिया में, लेकिन पर्शिया में पानी था नहीं। पर्शिया में पानी था नहीं। इंडिया, चाइना से, इंडिया के एरिया, इंडिया एंड चाइना वाज अ कंट्री विच वाज यूजिंग व्हील बिफोर देम।
पर्शिया पहला कंट्री था जो इंडिया से व्हील की टेक्नोलॉजी लेके गया था और वो यूरोप में एक्सटेंड हुआ। यूरोप तक में लोग नदी से और हाथ से रस्सी डाल के या निकाल के पानी पीते थे। दे वर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ व्हील फॉर इरिगेशन एंड टू bring water up from the well or to pull the water from river or lake with the help of wheel. तो पर्शियंस व्हेन दे केम इन कांटेक्ट विद इंडिया एंड चाइना, पर्शिया वाले जब भारत और चीन के संपर्क में आए तो वो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडिया में देखा कि पानी इससे निकालते हैं, तो ये लोग यहाँ से लेके गए। जहाना की घरारी जो है, जो बोलते हैं ना गांव में कुएं की गरारी, तो दैट वाज व्हाट दे टुक फ्रॉम इंडिया टू देयर प्लेस। और पुल का पानी नीचने का रहट वाला टेक्नोलॉजी लेके गए और फिर उन्होंने वहाँ पे रहट की टेक्नोलॉजी से अपने आप को इरिगेशन के लिए उसको यूज़ किया। इसलिए हिस्टोरियंस, यूरोपियन हिस्टोरियंस अपने आप को यह सोचते हैं कि दे गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हील टू बी यूज्ड फॉर इरिगेशन थ्रू पर्शिया, इसलिए पर्शियन व्हील यूरोपियंस बोलते थे। वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स का यूज़ चाइना और इंडिया से यह भी पश्चिम में गया है। बारूद का यूज़ जो होता था, दिस वेंट फ्रॉम चाइना। देन न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टीज एंड कॉफीज। ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स came along with people who brought other ideals with them as well, thus resulting in a period of economic, political, social and cultural changes. Although this line, I don't believe कि इंडिया पश्चिम यूरोप वाले चाय और कॉफ़ी लेके आए, क्योंकि यूरोप में चाय कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता नहीं है, इंडिया में पहले ही होता था और हाईएस्ट यील्डिंग करने वाला कंट्री है। तो आई डोंट बिलीव टी एंड कॉफ़ी वॉज ब्रॉट बाई द यूरोपियंस। दूसरा, पोटैटो कॉर्न चिली। पोटैटो कॉर्न चिली के बारे में हमने पिछले साल भी क्लास 6 में पढ़ा है। व्हेन सेम टेक्स्ट, सेम हिस्टोरियन से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इवन महाराष्ट्र, civilization of Maharashtra, they were yielding chilies, spices were used in India. So I don't believe these things also came from Western. Potatoes are found in a bulk and अच्छी मात्रा में, in a bulk quantity in many of the regions. बहुत सारे खुदाई के पुरातात्विक जगहों पे मिले हैं, साउथ में मिले हैं। So these are the things which have been added by the Europeans. I don't believe it. And why I don't believe it? Because in class 6 and other historical books, I have studied something different. Although if this comes in question answer, because seeing the textbook, we have to answer that, वो जवाब देना पड़ेगा, but I don't believe it. Thus, resulting in period of economic, political, social and cultural changes. इस टाइम पीरियड में बहुत सारे परिवर्तन हुए। कैसे परिवर्तन हुए? आर्थिक रूप से परिवर्तन हुए। ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया में टोटली, जिसको बोलते हैं ना सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, पंचायत सिस्टम, इट वाज ऑलरेडी बीइंग फॉलोड इन इंडिया। बार्टर सिस्टम होता था। इफ़ एनीबडी वांटेड अ स्पेड, वो मेरे को स्पेड चाहिए तो मैंने 10 किलो गेहूं दे दिया, 1 किलो दाल दे दिया, मुझे लोहार से स्पेड मिल गया। सो दैट वाज अ पीरियड वाई देयर वाज अ सेल्फ रिलायंस। Nobody was left hungry during that period. But when the new economic and political scenario came, when the Western people started coming to India, there were lot many changes which influence वहाँ की शासन पद्धति, उनका पैसा खींचने का, शोषण करने का तरीका, because at a different level, बहुत सारे तरह, religious, color, language, बहुत तरह से वो different थे। और जब वो राजा बने तो they started dominating Indians and they influenced the cultural, social and political and economic changes in India. This medieval time, it was also a period of great mobility of group of people traveling long distance in search of opportunity. Subcontinent held immense wealth. अब यहाँ पे देखिए कितना मज़ेदार बात है। ब्रिटिशर्स इंडिया को और हमेशा से गरीब, बैकवर्ड एंड पिछड़ा एंड ऑल दोज थिंग्स बोलते थे। अब यहीं सेम हिस्टोरियंस ये बता रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट हेल्थ इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू क्रेव अ फॉर्च्यून। कभी भी भविष्य में कहीं पे भी इफ़ यू हैव अ
conversation and debate in historical points, when people start talking about कि इंडिया में वहाँ से लेके आए, तो art and architecture was so at prime in India during medieval period. There are lots of temples at Rajasthan, Punjab, Jammu, Uttar Pradesh, Bengal, Assam, and South India. You go South India, Dakshin Bharat में मंदिर, monuments, lot many things are there. So हम कैसे माने कि ब्रिटिशर्स ये टेक्नोलॉजी इंडिया लेके आए? बिकॉज आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज देयर. सेकेंड, हिस्टोरियंस ये से इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. मोबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना या निकलना. एज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड, जैसे कि एक समूह, लोगों का समूह ट्रेवल करने लगा. क्यों ट्रेवल करने लगा, ये पॉइंट ध्यान देने की ज़रूरत है. ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी ट्रेवल करके आने लगे लोग. 2,000, 4,000, 5,000 किलोमीटर से चल के यूरोप से एंड अरेबियन मिडल ईस्ट से, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से इंडिया लोग आने लगे. क्यों आने लगे, ये लाइन गौर करने की है. इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की खोज में. और ये अवसर क्यों था? क्योंकि सब कॉन्टिनेंट हेल्ड immense wealth as the possibilities for people to crave a fortune. ये कोट आप करिएगा जब भी कहीं यह बोले कि भारत में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, गरीब था, XYZ, ईरान से आए, तेहरान से आए, सऊदीया से आके उसको कभी एग्री ना करिएगा. क्योंकि भारत सब कॉन्टिनेंट हेड, सब कॉन्टिनेंट मीन्स ये पाकिस्तान से इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार वाला एरिया, सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ. इमेंस मीन्स बहुत अधिक, इमेंस वेल्थ बहुत अधिक. एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू क्रेव अ फॉर्च्यून. और संभावनाएं थी किनके लिए? लोगों के लिए. किस चीज़ की? कि वो अपना भाग्योदय कर सके, भाग्य का उत्थान कर सके. अब आगे आगे बढ़िए. Rajputs name derived from Rajputana. The son of a ruler became quite popular during this period between 8th and 14th century. The term was used generally to refer a group of warriors claiming Kshatriya status. अब यहाँ पर ये भी एक आगे आएगा, डिस्क्राइब करेंगे ट्रिपेंटाइन बैटल. राजपूत शब्द ये गुज्जर, परिहार और गुज्जर, पाल, जो ट्रिपेंटाइन बैटल था, परिहार, पाल और राष्ट्रकूट. तो परिहार क्षत्रिय थे और राष्ट्रकूट, इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स बना, जो इनके मेल से राजपूत शब्द बने, जो राजा माने गए. जो राजा के वंशज होते थे वो राजपूत होते थे. क्षत्रिय कौन होते थे? जो छत्र की रक्षा करते थे, छत्र धारण करते थे. दोज हु वर वॉरियर्स, दोज हु यूज टू डिफेंड, हमारे आप की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय होते थे. राजपूत कौन थे? जो राजा के बच्चे होते थे. ओके, उन्हीं राजपूतों में से कोई राजा बनता था. बिटवीन द 8th and 14th century, the term was given for a group of warriors claiming क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. ऑल्दो यहाँ कास्ट वर्ड को भी मैं कंडेम करूँगा, बिकॉज कास्ट इज़ नॉट अ इंडियन वर्ड. कास्ट जो है ये पोर्चुगीज वर्ड है, जाति अरेबियन वर्ड है, और वर्ण इंडियन टर्म है. और फर्क, दे ऑल दीज थ्री आर डिफरेंट. वहाँ पे जाति और वो सब चीज़ें जन्मजात मानी जाती थी. इंडिया में वर्ण मतलब जो जिस प्रोफेशनल यूनिट का था वो उस वर्ण का था. दे हैड देयर रिस्पेक्ट. chieftains, rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. Extreme valor and great sense of loyalty are the qualities attributed to the Rajputs by poets and bards. ये बहुत ही वैभवशाली थे, बहुत बहादुर थे, बहुत लॉयल थे, समर्पित थे. ये राजपूत क्षत्रियास के लिए ये वर्ड बहुत गौरवशाली थे. मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज.
ये कायस्थ जो है ये एक वर्ण था जो लिखने पढ़ने का काम करता था. ऑल्सो यूज्ड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस. इस बीच में ऑल्दो मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स जो आसाम के पाल वंशी, ऑल्दो दे आर ऑल्सो क्षत्रियस, वो भी वॉरियर क्लैन थे. Many forest dwellers migrated during the period due to change in inhabitat. There was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture faster and more complete in some areas than in others. बहुत सारे जंगल में रहने वाले आदिवासी दाहिने बाएं हुए क्योंकि राज्यों का विस्तार होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा, किले बनने लगे, नई यूनिट्स बनने लगी, तो जंगल काटे गए. Those who remained started to till their lands and became peasants. अब यहाँ पे भी ये डेफिनेशन जो आई है ये भी अलग अलग जगह से जब आप पढ़ेंगे तो जंगल काट के खेत नहीं बनाए गए, खेत जो थे वही खेत बने हैं. Who were later influenced by regional market, chieftains, priests, monasteries and temples. ये लोग एमर्ज होने लगे और ये किसानों पे भी ये भी डिपेंड होने लगे, किसान इनसे जुड़ने लगे. And there was intercultural changes. This led them to be a part of large complex societies paying taxes and offering goods and services to the local lord. अब यहाँ पे आ गया रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट. इसमें क्या हो गया, अब टैक्सिंग सिस्टम आ गया और इनके बीच में जब संबंध बनने लगे तो टैक्स का भी हिसाब बनने लगा क्योंकि सेना को रखना है, रक्षा सुरक्षा करना है. ओके, दिस रिजल्टेड इन मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग पीजेंट्स. यह किसानों में और हुनर वाले पीजेंट्स मीन्स लोहार, कुम्हार, इन सब को भी पीजेंट्स में ही गिनी है. इनमें बड़ा फ़र्क आने लगा. सम हैड मोर प्रोडक्टिव लैंड वाइल अदर्स केप्ट कैटल. कुछ के पास उपजाऊ ज़मीन थी और बाकी सब जानवर रखते थे. एंड सम कंबाइंड artisanal work with agriculture activity during the lean season. कुछ लोग इनमें से आर्टिसनल थे. आर्टिसनल मतलब वही लोहार, कुम्हार, पत्तल बनाने वाले, कुल्हड़ बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, ये सब आर्टिशंस थे. ये खेती भी करते थे और जब खेती का सीज़न नहीं रहता था तो ये सब इक्विपमेंट्स और टूल्स बनाते थे. With the change in society, people grouped into jatis or subcastes and were ranked on the basis of their grounds and their occupations. ये भी गौर करने की बात है. थोड़ा बहुत ये ऑनलाइन आ रहे हैं. जैसे जैसे समय बीतता गया लोग समाज बढ़ता गया और समाज में भी जो प्रोफेशनल यूनिट्स थे, जो बड़े वाले अमीर थे, फॉर एग्जांपल लोहे का काम करने वाले जो बड़े कारीगर थे वो उनके बॉस हो गए और बाकी छोटे हो गए, तो वैसे ही कास्ट और सब कास्ट बनी. These ranks however were not permanent and changed with power. ये हमेशा परमानेंट नहीं रहती थी, ये बदलते रहते थे जैसे उनकी ताकत बढ़ती थी घटती थी, उनकी क्षमता बढ़ती थी घटती थी. कंट्रोल बाय द जज. स्टेटस ऑफ द सम जातिज ऑल्सो वेरीड फ्रॉम एरिया टू एरिया. बहुत सी जातियों का जो कास्ट थे वो क्षेत्र क्षेत्र में अलग होते थे. रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज the conduct of members were framed by jatis and enforced by an assembly of leaders, which also came to be known as jati panchayat in some areas. ये भी खाप पंचायत, तो ये गलत यहाँ पे है. खाप पंचायत का इतिहास जो है वो खाप पंचायत हिस्ट्री जो आई है दैट वाज इन लेटर 15th सेंचुरी. उससे पहले खाप पंचायत नहीं थी. हालांकि हर कम्युनिटी का जैसे किसानों का व्हाट इज़ दैट लोहारों का गांव है तो उनका एक प्रधान होता था, कुम्हारों का गांव है तो उनका एक प्रधान होता था, नाऊ का गांव है तो उनका एक प्रधान होता था, क्षत्रियों का गांव है तो उनका एक प्रधान होता था. रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज एंड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स वर फ्रेम्ड बाय जातिज एंड इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली. उन लोग आपस में बैठ के अपने नियम कानून बनाते थे और उसके बाद वो पंचायत में लाते थे और उसको एक कानून बना दिया जाता था जो उस गांव के एरिया के जो सीनियर लोग होते थे. However, jatis also had a follow the rules of the
villages. हालांकि जातियों में भी गांव के नियम कानून का पालन करना पड़ता था. Several villages were governed by a chieftain. बहुत सारे गांव जो थे वो उस गांव के मुखिया या प्रमुख के द्वारा गवर्न किए जाते थे. जो राजा उनको दे देता था, ये 100 एकड़ तुमको दे दिया, ये 100 एकड़ में ये 3 गांव लो, इन लोगों को बसाओ और काम करो, और प्रोड्यूस होता है उसका 1/10 इनको बांटो और 1/10 राज्य सरकार को दो. ओके, सो नाउ वी हैव डन टिल हियर. Next, I'll be stopping here, and second part will come later on. In second part, I'm going to explain how the things have developed and moved forward. In moving forward, what were the different things that the medieval India has seen and experience. So till now you have I guess you have understood. If you have any question, you can ask me. Tomorrow I'll explain region and empire, from region and empire to the last of the lesson. Then I'll ask you, if you have any doubts, you can ask me tomorrow and day after tomorrow. Read the context प्रॉपरली. ये जो पूरा मैंने आपको भेजा है इसको पूरा पढ़िए अच्छे से ऊपर से नीचे तक. इसमें हार्ड वर्ड्स जो है फाइंड आउट करिए, मुझसे पूछिए या मुझे बताइए, और कॉपी में हार्ड वर्ड्स मीनिंग लिखिए, इनकी स्पेलिंग्स याद करिए. क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो सोशल स्टडीज़ के जो डिक्टेशन अभी मैं कॉमन ले रहा हूँ, तब ये डिक्टेशन इसमें से भी लिया जाएगा, इन लेसन्स में से भी. ओके, सो वी हैव डन टिल हियर. टुमारो we will do region and empire. Is that clear? God bless you, kids. This is Rajesh Pandey here, signing off. To see you tomorrow.